बीरबल का नया सवाल। पहले मुर्गी आई या अंडा? पूरा दरबार हंस पड़ा। दरबार में सुबह की रौनक छाई हुई थी। सुनहरी रोशनी महल की कमानी से झरकर जमीन पर बिखर रही थी और अकबर का बढ़ा हुआ मिजाज आज कुछ अलग सा था। वे थोड़े निहायत हल्के और उचकते हुए दिख रहे थे। दरबार के लोग जान गए थे कि आज कुछ मज़ेदार होने वाला है। परंपरा के अनुसार जहां भी अकबर हल्के मूड में होते, बीरबल की बुद्धि और चुटकी महल के माहौल को और भी रंगीन कर देती। बीरबल, अकबर ने अचानक कहा, एक नया सवाल सुनो। पहले मुर्गी आई या अंडा? दरबार में एक लम्हे की खामोशी थी। फिर शरारती हंसी के छोटे छोटे फुहारे उठे। सवाल इतना साधारण और साथ ही इतना पुराना था कि लोग हंसी होने को तैयार थे। पर अकबर की आंखों में कुछ तेज चमक थी। वे चाहते थे कि ये सवाल बीरबल के दिमाग की परख करे और साथ ही दरबार का माहौल खुशनुमा रहे। बीरबल ने आंखों में वही शांत मुस्कान रखी जो हर बार नई चाल चलने से पहले रहती थी। वे उठे, तोप की तरह नजरें जमा करके अकबर की ओर, और बोले, जहां पनाह, ये सवाल साधारण नहीं पर दर्शनीय है। पर इस सवाल का हल सिर्फ किताबों से नहीं मिलता। दरकार है प्रयोग, बातचीत और थोड़ी महफिल की शरारत की। अकबर को ये जवाब अच्छा लगा। ठीक है, उन्होंने कहा, तुम्हारे पास क्या योजना है? बीरबल ने इशारा किया। पहले तो हम ये तय कर लें कि पहले का मतलब क्या है। क्या पहले का सवाल समय से जुड़ा है, या कारण से, या सिर्फ हंसी के लिए एक बहस चाहिए? उन्होंने हंसते हुए दरबारियों की ओर देखा, जिन्हें अब और भी उत्सुकता हो आई थी। दरबार में जो सबसे ज्यादा उत्साहित हुए वे थे राजा की नौकरियां, दरबारी और कुछ बुद्धिमान मनीषियों के साथ साथ उन थोड़ी थोड़ी नटखट दरबारी बच्चों ने भी ताली बजानी शुरू कर दी। अंत में अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम सारा दिन जाओ और इस प्रश्न को हल करके लाओ। मैं देखता हूं कौन हंसी का ठहाका लगाएगा और कौन पीछे रह जाएगा। बीरबल ने सिर हिलाया और बोले, जहां पनाह, आज दरबार एक प्रयोगशाला बनेगा और शायद एक रंगमंच भी। अभी मैं कुछ सजावट और कुछ तैयारी करके आता हूं। और वे हल्के से चलकर दरबार से बाहर निकल गए, पर उनकी आंखों में कोई योजना चमक रही थी। तैयारी, पूछताछ और योजना। बीरबल ने पहले दरबार के पास के बाजार का रुख किया। वहां एक गांव का मुर्गी पालक मिला, भोलाराम नाम का एक सरल मन का आदमी, जिसकी छाती में मुर्गियों के लिए गहरी मोहब्बत थी। भोलाराम के पास उसके कोहनी पर बार बार बैठी मुर्गियां और अंडों का छोटा सा पिटारा था। भोलाराम, बीरबल ने विनयपूर्वक कहा, मुझे एक मदद चाहिए। तुम एक सप्ताह के लिए 10-18 अंडे और 5 मुर्गियां मुझे दे दो, पर ध्यान रखना, इन्हें मैं दरबार में प्रयोग के लिए उपयोग करूंगा। भोलाराम ने आंखें चमकाईं और खुशी खुशी मान गए। बीरबल ने कुछ खाने का वादा देकर उन्हें मनाया भी। फिर बीरबल ने शहर के एक बड़े से कुशल लकड़हारे से लकड़ी ली और चुनाई गुजरते हुए एक छोटा अंडारा यानी अंडे रखने की टोकरी, एक पिंजरा और कुछ खिलौने जैसे सामान इकट्ठा किया। वो सब लेकर सीधे अकबर के महल के अंगने में आए, जहां अक्सर छोटे छोटे प्रयोगों और खेलों के लिए जगह छोड़ दी जाती थी। बीरबल ने वहां एक बड़ा मंच बनाया, मूर्ख के लिए सजावट नहीं बल्कि एक नाट्य प्रयोग की तरह। उन्होंने एक बड़ा ताल ठोकते हुए घोषणा करवाई, अकबर की अदालत में आज एक खेल होगा, पहले मुर्गी या अंडा। भाग लेने वाले राज्य के बुद्धिमानों, गांव के लोगों और जो भी यहां चाहें। अकबर ने दरबारियों को बुलाया, पर उन्होंने आश्चर्यजनक रूप से कहा कि भाग लेने वालों में सिर्फ 4 समूह होंगे। पहले सिद्धांतवादी जो तर्क देंगे, दूसरे अनुभववादी जो प्रयोग पर भरोसा करेंगे, तीसरे हास्यवादी जो मजाक में जवाब देंगे, और चौथे कवि परखा जो गाने, गीत और कथाएं सुनाएंगे। हर समूह को 5-5 व्यक्ति चुने जाएंगे, बीरबल ने कहा, और विजेता का इनाम मेरे द्वारा चुनकर दिया जाएगा। पर इनाम क्या होगा वो निर्णायक के पास रहना चाहिए। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, इनाम बड़ा हो, जो जीतेगा उसे मेरी एक विशेष ताजपोशी की रस्मी मुर्गी दी जाएगी। दरबार में सब ठहाके मार के हंस पड़े। बहस की शुरुआत, 4 विधाएं और उनकी दलीलें। पहला समूह सिद्धांतवादी एक बुजुर्ग वैद्य से बना था। उन्होंने कहा, देखो, यदि हम विकास शास्त्र की भाषा अपनाएं तो हमें समझ आएगा कि किसने पहले जन्म लिया। जीव विकास के अनुसार जो पहले किसी जीव के जीवन का आधार बना वही पहला है। अंडे जैसी चीजें पहले आना जरूरी है, क्योंकि जंतु निर्माण में सबसे पहले अंडा आया, इससे नया जीवन बाहर निकला। वे बहुत गंभीर होकर बोलते रहे।
दर्शक कुछ समझकर सर खुजा रहे थे और दूसरों को लगे कि ये बात किताबों की पाठशाला से आई है। दूसरा समूह अनुभववादी बोला, हम गांव से आते हैं, हमारे खेतों में देखा गया है, पहली बार जब मुर्गी ने अंडा दिया था, हम उसे मुर्गी से पहले नहीं देखते, हर अंडे के पीछे एक मुर्गी होती है। उन्होंने कुछ लोगों को बुलाकर दिखाया कि मुर्गी का व्यवहार अंडे से पहले आता है। वे अंडा देने से पहले पंख फैलाती, जगह चुनती और अंडे देने का क्रिया करती दिखती है। लोगों की हंसी बढ़ने लगी। ठीक कहा, कुछ चिल्लाए। तीसरा समूह हास्यवादी कुछ संतुलित न होकर मजाकिया जवाबों के लिए तैयार था। उन्होंने कहा, पहले हल्की हंसी आई, फिर कोई अंडा नहीं, क्योंकि अंडा हंस हंसकर टूट गया। वे दिखावे के लिए ऊंची आवाज में चिल्लाते और अजीब तरह के तुकबंदी करते। हर बार दरबार में ठहाके उठते। एक शेर सुनाया गया, पहले मुर्गी आई, कंठ में बही झनकार, पर बाद में अंडा तला और बना कड़ा पार। दरबार में महिलाएं भी मुस्कुराईं, बच्चे तालियां बजाकर उठ खड़े हुए। चौथा समूह कवि परखा ने इस बहस को नाचते गाते और पुरानी लोक कथाओं में बांधकर बताया। उन्होंने गांव की एक कथा सुनाई जिसमें एक जादुई मुर्गी थी जो हर बार अंडा देती और अंडा बोलकर बातें करती। उनकी गजल सुनकर कई दरबारी भाव विभोर हो गए और दरबार में कुछ भावनात्मक शोर उठा। अकबर ने भी तालियां बजाईं, पर सब जानते थे कि असली खेल अभी बीरबल की चाल पर निर्भर करेगा। बीरबल की योजना, नाटक और परीक्षण। बीरबल ने दरबार का माहौल देखकर आदेश दिया, ठीक है, अब असली परीक्षण शुरू होता है। हम यहाँ कुछ दिनों के लिए दोनों पक्षों के तर्कों का परीक्षण करेंगे। उन्होंने महल के कुम्हार को बुलाया और कहा कि दरबार के आगे एक बड़ा मचान बनवाओ, उसमें एक नकली अंडे का बड़ा मॉडल और एक नकली मुर्गी का मॉडल रखा जाए। लोगों को ये नाटक जैसा लगा, पर बीरबल ने अंदर से कुछ असली तैयारी भी की थी। उन्होंने गांव के एक व्यावहारिक माली और कुछ बच्चों से मिलकर एक प्रयोग चलाने का फैसला किया। एक बड़ी कांच की टंकी रखी जाएगी जिसमें अंडों और मुर्गियों की गतिविधि को महीनों तक देखा जा सकेगा। निश्चित ही ये असली विज्ञान नहीं था, लेकिन एक नाटकीय सज्जा थी। पहले दिन बीरबल ने दरबारियों को बताया कि वे मुर्गियों के व्यवहार और अंडों की उत्पत्ति पर साक्ष्य एकत्र करेंगे। वे गांव जाकर पुराने बुजुर्गों से कहानियां सुनेंगे, खेतों में अंडों और मुर्गियों का निरीक्षण करेंगे और नई पुरानी वैज्ञानिक किताबों की मांग दरबार से कराएंगे। वे लोगों से हंसते हुए बोले, और जो सबसे अच्छा कहानी या साक्ष्य देगा उसे मैं एक मुर्गी का नामकरण करने दूंगा। अब सबकी रुचि 4 गुना बढ़ गई। लोगों ने सोचा कि शायद नामकरण बहुत बड़ा सम्मान नहीं है, पर मजा देखने में आएगा। मजेदार घटनाएं, गांव दौरा और प्रमाण। बीरबल और एक छोटी टीम गांव पहुंची। वहां के बुजुर्गों ने उन्हें बैठाकर कई लोक कथाएं सुनाई। कुछ ने कहा कि पहले अंडा आया तो कुछ ने कहा कि पहले मुर्गी आई। एक बुजुर्ग ने कहानी सुनाई, पहले एक बड़ा बादल आया, उस बादल से बारिश हुई, बारिश से फसल हुई, फसल से चीजें बनी और फिर किसी ने मुर्गी पाली। पर ये सब तो समय के खेल हैं। इस पर बीरबल ने हंसकर कहा, देखा जाता है कि हर गांव की दादी अपनी दादी की कहानियां होने के कारण व्याख्या बदल देती हैं। गांव के मंदिर के पुजारी ने एक अनूठा प्रमाण दिया। हमारे यहाँ का एक बीतल, गांव में एक पत्थर पर मुर्गी के निशान मिले। वे कहते हैं कि वहां से मुर्गियां पहले आईं। बीरबल ने ध्यान से पत्थर देखा, पर यह मोम सा बनावट था और कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला। बीरबल ने निबिड़ रूप से कहा, सबूत तो बहुत हैं, पर सच्ची जानकारी के लिए हमें तर्क और परीक्षण दोनों चाहिए। गांव की एक छोटी लड़की, गोमती, बहुत चतुर निकली। उसने कहा, अगर मुर्गी पहले आई होती तो हमें उस समय की कोई तस्वीर क्यों नहीं मिली? सब हंसे, पर बीरबल ने चिंता से पूछा, तुमने ऐसा क्यों कहा? गोमती बोली, क्योंकि तस्वीरें तब नहीं थीं, पर उनकी कहानियां थीं। मेरे दादा कहते थे कि खराब मौसम में भी मुर्गियां बची रहती हैं और अंडों से अधिक शायद जीवन की शुरुआत कहाँ होती है ये मुश्किल है। बीरबल ने गोमती की बात पर मुस्कान दी और कहा, तुम्हारी समझ में मासूमियत और बुद्धि दोनों है, यही बढ़िया है। वे जान गए कि कोई सीधा प्रमाण ना मिलने पर बहस चिरस्थायी रहेंगी। अतः अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि दरबार में एक मजेदार सभा करवाई जाए, जिसमें दोनों पक्षों की परेड हो और अंतिम प्रश्न पर हंसी थाना से फैसला लिया जाए। यानी जो भी जवाब सबसे ज्यादा हंसी और सोच पैदा करेगा वही जीतेगा। अकबर को यह प्रस्ताव पसंद आया। उन्हें खेल और हंसी दोनों से प्यार था। दरबार का महाचर्चा, हास्य, दार्शनिकता और कला वापस।
महल में बीरबल ने एक बड़ा मंच सजाया जहां कलाकारों ने नाच गाना और छोटे छोटे नाटकों के जरिए अपने अपने तर्क को मजेदार अंदाज में पेश किया। एक नाटक में मुर्गी को राजा का दर्जा दिया गया और अंडा उसे टोपी कहकर चिढ़ाता रहा। दूसरे नाटक में अंडे ने कविताएं सुनाई और कहा कि जीवन का स्रोत वही है। पर बीरबल ने बीच बीच में प्रश्न पूछना नहीं छोड़ा। यदि अंडा पहले आया तो वो किसका अंडा था, और यदि मुर्गी पहले आई वो किसके अंडे से आई। ये प्रश्न सुनते ही दरबार में ठहाके और जोरदार बहस हुई, और कुछ लोगों ने दार्शनिकता में जाकर कहा कि ये प्रश्न वर्तुल है, सर्कुलर है, हर जवाब अपने आप में प्रश्न पैदा करता है। एक बुद्धिमान गायक ने तो गीत भी बनाया, पहले चारों दिशाएं धरती पर आईं, किसने सोचा था, मुर्गी या अंडा दिखाई, हंसी में बस गया ये सवाल पुराना, कहानी में रच गया जीवन का निशाना। अकबर मुस्कुराकर कहते, यहां पर हंसी और सोच दोनों मिलकर जीवन विमर्श कर रहे हैं, यही तो चाहिए। बीरबल ने चतुराई से कहा, जहां पनाह आप देखिए, ये प्रश्न लोगों को जोड़ रहा है, बांट नहीं रहा, और यही इसका असली मजा है। मोड़, बीरबल की चाल। दरबार के आखिरी दिन बीरबल ने घोषणा की कि वे अंतिम सबूत प्रस्तुत करेंगे। सबने सोचा कि अब कोई बड़ा विज्ञान आलेख, कोई अंडजनन शास्त्रीय किताब या कोई नतीजा आएगा, पर बीरबल ने जो पेश किया उससे सबका चेहरा चमक उठा। उन्होंने एक छोटी सी लकड़ी की टोकरी उठाई और उसमें एक बड़ा सा नकली अंडा रखा। फिर उन्होंने एक नकली मुर्गी का टोपी जैसा मुखौटा निकाला और खड़ा होकर बोला, जहां पनाह, मैंने तय किया है कि इस प्रश्न का शुद्धतम उत्तर हम उदाहरण और हंसी दोनों के साथ देंगे। जो व्यक्ति सबसे अच्छा मिश्रण दे, तर्क, लोक कथा और हास्य, वही विजयी है। फिर बीरबल ने टोकरी से एक असली गरम गरम अंडा निकाला और उसे धीरे से एक अरबी शैली के गोल कांच के बर्तन में रखा ताकि अंडा दिखाई दे पर टूटे नहीं। उन्होंने कहा, यह अंडा हम सबने गांव से लिया है और इस अंडे के साथ एक मुर्गी भी है जो आज यहां बैठी है। सभी देखकर चौंके, पर बीरबल के इशारे पर एक कुर्सी पर बैठी एक असल मुर्गी को दरबार के सामने लाया गया। मुर्गी शांत थी, मानो उसे पता था कि ये सब खेल है। बीरबल ने आगे कहा, अब मैं आप सबको एक छोटी सी बात बताऊं। अंडा और मुर्गी का प्रश्न तब तक मजेदार रहेगा जब तक हम इसे एक साक्ष्य की तरह ना देखें। मैं एक और साक्ष्य देना चाहूंगा, पर वो विज्ञान का नहीं, अनुभव का है। और उन्होंने दरबार के प्रत्येक वर्ग से एक एक व्यक्ति बुलाकर कहा कि वे उस मुर्गी से पूछें कि उसने पहले क्या किया। पर दरबारियों ने हंसते हुए कहा कि मुर्गी क्या जवाब देगी। बीरबल ने चुटीला आदेश दिया, ठीक है, मैं इसे एक खेल बनाता हूं। जो भी ये प्रश्न पूछेगा, मुर्गी का जवाब सुनने का मौका मिलेगा, पर मुर्गी बोल तो नहीं पाएगी, पर उसकी क्रिया बताएगी। तब हर कोई लाइन में खड़ा हुआ और मुर्गी को देखकर अजीब सी प्रश्न पूछने लगा, क्या तुमने पहले अंडा दिया, क्या तुमने पहले जन्म लिया। और हर बार मुर्गी ने सिर हिलाया, पूंछी की और कुछ ठहाके भी लग गए, पर यह स्पष्ट था कि बीरबल कुछ और छिपा कर रखे हुए थे। क्लाइमैक्स, मजाकिया और चतुर नतीजा। जब सभी अपनी अपनी मजेदार बातें कह चुके, बीरबल ने आखिर में बड़े गंभीर स्वर में कहा, जहां पनाह, मैं एक निष्कर्ष पर पहुंच गया हूं, पर उससे पहले मैं एक अनुभव दिखाता हूं। उन्होंने दरबारियों से कहा कि पहले वे उस अंडे को नजर से देख लें। फिर उन्होंने एक छोटा सा दर्पण निकाला और कहा, अब सभी इस दर्पण में देखें और बताएं कि पहले क्या दिखता है, मुर्गी या अंडा। सबने देखा, पर दर्पण में सबसे पहले केवल अपना अपना चेहरा दिखाई दिया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, देखा, दर्पण हमें स्वयं दिखाता है, और अक्सर हम अपने प्रश्नों में भी स्वयं को देखते हैं। जो जवाब देना है वो अक्सर इस बात पर निर्भर करता है कि हम खुद को कैसे देखते हैं, एक वैज्ञानिक, एक किसान, एक कवि या एक हंसमुख इंसान। फिर बीरबल ने दरबार को चौंका दिया। उन्होंने कहा, मेरा उत्तर है, पहले जो सवाल आया वही पहले आया। दरबार वाले एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए, फिर धीरे धीरे हंसी फूट पड़ी। अकबर खुद मुस्कुराकर बोले, बीरबल, तुम्हारा उत्तर फिलॉसफिकल भी है और मजाकिया भी। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, सवालों के स्थान पर जवाब की नहीं, बल्कि सवाल की भावना की जांच करना ज्यादा जरूरी है। अंत में बीरबल ने हंसते हुए कहा, पर यदि मुझे सचमुच निर्णय देना ही पड़े तो मैं कहूंगा, पहले अंडा आया, क्योंकि अंडे के बिना नई पीढ़ी नहीं बनती। पर क्या अंडा पहले आया या उसका पूरा मंडल पहले, ये तो इसी दरबार की हंसी से तय होगा। ये सुनते ही दरबार फिर से ठहाकों से गूंज उठा। समाप्ति, सीख और हंसी। अकबर ने ताली बजाई और कहा, ठीक है, आज का इनाम बीरबल का।
बीरबल ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, वास्तविक इनाम तो दरबार की हंसी है और ये हंसी हमसे कोई नहीं छीन पाएगा। फिर उन्होंने गांव की गोमती को मंच पर बुलाया और कहा, तेरे दादा की कहानी ने हमें सिखाया कि सूझबूझ और मासूमियत दोनों जरूरी हैं। मैं इस मुर्गी को गोमती नाम देता हूं। गोमती की आंखें चमक उठीं और पूरे दरबार ने तालियां बजाईं। मुर्गी, अंडा और दरबार की रहस्यमयी गूंज। दरबार में गोमती की मुर्गी के नामकरण के बाद कुछ दिन तक वही रंग और शरारत बनी रही, पर बीरबल जानते थे कि ये प्रश्न, पहले मुर्गी आई या अंडा, सिर्फ हंसी और तमाशा नहीं है। अक्सर ऐसे छोटे से प्रश्न बड़े प्रश्नों के दरवाजे खोल देते हैं, और बीरबल कुछ ऐसा करने की सोच रहे थे जिससे ये बहस और रोचक और लोगों के लिए सीखने समझने वाली बन सके। एक अजीबोगरीब चिट्ठी और रहस्य का अंडा। एक सुबह महल के दरवाजे पर एक अटपटा पैकेट पड़ा मिला। उस पर कोई साधारण मुहर नहीं थी, परंतु उसमें एक छोटी सी कागज की पट्टी लिपटी थी, जिस पर लिखा था, जो सच जानना चाहे वो सन्नाटे में सुन ले। अकबर ने चिढ़ते हुए कहा, यह किसका शरारती काम है, तुरंत पकड़ो उसे। पर बीरबल ने कहा, सन्नाटा भी कभी कभी किताब से ज्यादा कुछ कह देता है, पहले खोल कर देखना चाहिए। पैकेट खोला गया और उसमें एक नाजुक पर अजीब अंडा मिला। ऐसा लगता था जैसे उस पर कलाकारी की गई हो। उसकी सतह पर सूक्ष्म चित्र थे, पेड़, चिड़िया और कुछ ऐसे निशान जो किसी पुरानी लिपि जैसे दिखते थे। किसी ने सुझाव दिया कि इसे वैज्ञानिक दरबार के पास रख दें, पर बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, पहले इसे हम सब मिलकर देखें। ये अंडा किसी साधारण अंडे जैसा नहीं, इसमें कहानी है। उन्होंने आदेश दिया कि गांव के कुशल और बुजुर्ग बताने वालों को बुलाओ। गोमती ने अपने दादा को लाया। दादा ने अंडे को घंटों निहार कर कहा, ये वही निशान है जो हमारे गांव की पुरानी कहानियों में मिलता है, वो अंडा जो समय बताता है। सबने हैरानी में आंखें फेरीं। कुछ ने इसे काल्पनिक समझा, पर कुछ ने इसे गंभीरता से लिया। विद्वानों का आगमन, विदेश से भेजा गया संदेश। अकबर के राज्य का नाम दूर दूर तक फैला हुआ था और खबरें भी दौड़ती थीं। उसी समय एक जिज्ञासु विद्वान, जो विदेशी भूमि से आया हुआ एक नर और उत्साही वैज्ञानिक था, महल पहुंचा। उसने अपनी किताबों के बहाने से बताया कि उसने सुना है कि कहीं ऐसे अंडों के बारे में किंवदंतियां हैं जो समय के कुछ अंश सुरक्षित रखते हैं। उसका नाम रहा डॉक्टर फायदे-इल्म, डॉक्टर ऑफ नॉलेज, पर वो हंसमुख था और कुछ गजब के प्रयोग लाता। फायदे-इल्म ने उस अंडे को देखकर आंखें चमकाईं और कहा, ये साधारण जैव नहीं, इसमें खनिजों और ऐसे तत्वों के निशान हैं जो पारंपरिक मुर्गी के अंडे में नहीं मिलते। यदि ये किसी खास स्थिति में रखा गया था, जैसे कि पवित्र स्थान या किसी विशिष्ट मौसम में, तो ये धरती की परतों से जुड़ा कोई संकेत दे सकता है। लोग अचंभित हुए, पर बीरबल ने कहा, हम केवल विज्ञान से ही नहीं, लोक कहानियों से भी सीखेंगे। दोनों मिलकर एक पुरानी पहेली खोल सकते हैं। शोध और नाटक, एक अनूठा प्रयोग। बीच में बीरबल ने दरबार को एक मनोरंजक प्रयोग नाटक के लिए तैयार किया। उन्होंने 4 स्टेशन बनाए, पोएटिक, कवियों वाला, प्रैक्टिकल, किसानों और मुर्गी पालों वाला, दार्शनिक, ज्ञानियों वाला और वैज्ञानिक, डॉक्टर फायदे-इल्म और विद्वानों वाला। हर स्टेशन पर लोग अलग अलग तरीके से उस अंडे की व्याख्या करेंगे। गीत, नाटक, प्रयोग और बहस, यही बीरबल की खूबियों में से एक थी। वो कठिन चीजों को मजेदार तरीके से सिखा देते थे। नाटक के दिन महल के आंगन में रंग बिरंगे मंच लगे। विद्यार्थी गीत गा रहे थे। एक गीत में कहा गया, अंडा जो नहीं केवल खोल, उसमें बसी है कुछ पुरानी बोल। कौन आया पहले, कौन रहा पहले, हम सब जानते हैं, बस सुनो ध्यान से। डॉक्टर फायदे-इल्म ने उस अंडे का सूक्ष्म परीक्षण किया, परंतु उन्होंने इसे खोलने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो कहते थे कि कभी-कभी चीजें अपने भीतर रहकर भी बहुत कुछ बताती हैं। वैज्ञानिकों ने उसे विभिन्न तापमानों पर रखा, पर अंडे ने कोई बदलाव नहीं दिखाया, मानो वो स्वयं में एक कथा जीन यानी मिथ जीन के रूप में बैठा हो। अद्भुत कहानी, पुरानी दास्तां। कवियों ने अंडे के बारे में एक पुरानी दास्तां गाई। उस दास्तां में कहा गया था कि प्राचीन समय में एक वीरता की रात आई थी, जब आकाश से एक चमकीला अंडा गिरा था और उस अंडे में जीवन का एक छोटा सा दर्पण समाहित था, जो हर उस समाज को दिखाता था कि वे किस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। उन कवियों ने कहा कि अंडा तब जागता है जब उसे उन लोगों के हाथ में रखा जाए जो सवाल पूछते हैं, ना कि जवाब देने वाले।
बीरबल ने कदम बढ़ाकर कहा, देखो, यही बात मैंने कही थी। प्रश्न पहले आते हैं और प्रश्नों की गहराई ही हमें नई दिशाएं दिखाती है। गांव की मतभेद, पुरखों की कहानियां। गांव के बुजुर्ग दलीलें बांटते रहे। कुछ ने कहा कि उनके पुरखों ने साक्ष्य दिया था कि किसी जमाने में एक अजीब सा पक्षी आया था। न वो मुर्गी थी, न कोई पक्षी जैसा हम जानते हैं। उसे देखकर गांव के लोगों ने सोचा कि जिंदगी अंडे से ही आई होगी, क्योंकि वही एक शुरुआती रचना थी। पर कुछ ने कहा कि पक्षी के बिना अंडा किसी से नहीं बनता, अतः पहले इसका पक्षी आना ही जरूरी था। इस बहस में कुछ तीखी झड़पें भी हुईं, पर बीरबल ने हमेशा की तरह बीच बचाव किया। सवाल सही है, पर इसका मकसद नफरत या असहमति नहीं, इसका मकसद है सोचना। मजाकिया प्रतियोगिता, अंडा बोल रहा है। बीरबल ने मजाकिया श्रेणी भी रखी, अंडा बोल रहा है, जिसमें बच्चों और हास्य कलाकारों को कहा गया कि वे अंडे के दृष्टिकोण से बात करें। एक बच्चे ने मंच पर आकर नकली अंडे की आवाज निकाली और कहा, मैंने पहले देखा था धरती का अंधेरा, फिर सूरज की किरणें, पर किसने मुझे रखा, किसने मुझे प्यार से सींचा? ये तो उन हाथों ने किया जो मुर्गी के थे। लोगों ने ये सुनकर खूब ठहाके लगाए और अंडे का व्यक्तिकरण, पर्सोनिफिकेशन, लोगों के दिल को छू गया, क्योंकि किसी भी केस में मानवीय दृष्टिकोण से सवाल का भावनात्मक पहलू भी होता है। एक नाटक, मुर्गी की आत्मकथा। रात के नाटक में एक और नाटकीय प्रस्तुत हुआ, मुर्गी की आत्मकथा, जहां एक अभिनेत्री ने मुर्गी का किरदार निभाया और उसने अपने जीवन को आवाज दी। उसने कहा कि वो खेतों में खुशी के साथ रहती है, अंडे देती है और जीवन का चक्र चलाती है, पर उसका दुख ये होता है कि उसे अक्सर केवल उपभोग की दृष्टि से देखा जाता है। नाटक ने दर्शकों के दिलों में संवेदना जगाई और अचानक बहस का स्वर बदल गया। युद्ध जैसा नहीं, बल्कि समझदारी और कृतज्ञता जैसा हुआ। बीरबल का नया प्रयोग, अंडे का ट्रायल। बीरबल को एक चुटीला विचार आया, क्यों न अंडे का एक औपचारिक ट्रायल रखा जाए, जहां अंडा और मुर्गी दोनों को समान न्याय दिया जाए। उन्होंने महल के कानूनविदों को बुलाया और एक नकली अदालत स्थापित की। जज की जगह अकबर ने ली, खुशी से। वकीलों की जगह कवि और वैज्ञानिक बारी बारी बहस करने लगे। अंडे ने अपनी ओर से कोई बोला नहीं, पर मुकदमे का उद्देश्य था कि समाज ये देखे कि हर चीज का अपना स्थान है और प्रश्न कभी कभी उस चीज की गरिमा पर विचार कराते हैं। ट्रायल में एक मजेदार मोड़ तब आया जब एक कमाल का गवाह, एक बूढ़ा बाजार चोर जो आजकल तर्क से ज्यादा तुकबंदी में माहिर था, ने कहा, मैंने देखा है, जीवन चक्र वही है जो हम मानते हैं, पर कुछ बार हम चोर चोर समझकर चीजों को गलत ठहराते हैं। अंडा भी वही है, कभी वो बहाना बनता है, कभी वो जिंदगी का संदेश। इस वाक्य पर सब हंसे और फिर सोच में पड़ गए। विज्ञान और धर्म दोनों का संयोजन। फायदे इल्म ने कुछ वैज्ञानिक तथ्यों को सरल भाषा में समझाया, जैसे जैव विकास यानी इवोल्यूशन की मूल बातें, डीएनए, और कैसे प्राचीन जीवों ने समय के साथ रूप बदला। पर बीरबल ने कहा कि विज्ञान सत्य और कारण बताता है, पर लोक कथाएं भावना और संदर्भ देती हैं। दोनों की जरूरत है, और यही संदेश दरबार ने लिया। अकबर ने कहा, यदि शासन केवल विज्ञान पर चले और लोगों की कथाएं न सुने तो वो जनता से जुड़ नहीं पाएगा, और यदि केवल कहानी पर चले तो वो तर्कहीनता बन जाएगी। एक चमत्कार जैसी घटना, अंडा हिला। एक रात जब पूरा महल शांत था, कुछ लोगों ने देखा कि वो रहस्यमयी अंडा हल्का सा कांप उठा, जैसे अंदर कुछ जीवन जगा हो। ये खबर फैलते ही महल में हलचल मच गई। वैज्ञानिकों ने तुरंत अंडे की जांच की, पर किसी ने भी कुछ स्पष्ट नहीं कहा। बीरबल ने कहा, यह समय का संकेत हो सकता है, या फिर ये सिर्फ हमारी उम्मीदों की परछाई। पर अकबर के चेहरे पर जिज्ञासा साफ थी। क्या अंडे के अंदर कोई संदेश था, कोई नई कहानी, या शायद सिर्फ एक संकेत कि सवालों को जीवंत रखा जाए? समाज पर प्रभाव, लोगों की सोच बदली। इस सब के बीच गांव और शहर के लोगों की सोच पर असर पड़ा। वे अब छोटी बातों पर ज्यादा सोचने लगे। बच्चे स्कूल में सवाल पूछते, क्यों? किसान हल निकालते समय पूछते, कब? और कवि नए नए गीत बनाते, कहां से आया ये प्रश्न? दरबार में हर कोई समझ गया कि असल जीत तब होती है जब लोगों को सोचने की आदत मिल जाए, और बीरबल ने ये काम बड़ी चालाकी से करवा दिया था। छोटी छोटी कहानियां और घटनाएं। कई छोटे किस्से भी उठे, जहां एक नौकर ने अंडे की नकल करके महल में हंसी छेड़ी, कहीं एक दरबारी ने अपनी मुर्गी को गोमती जैसा नाम दे दिया, और एक बूढ़े संगीतकार ने एक गीत लिखा, अंडा और मुर्गी दोनों साथी, जो शहर में हिट हो गया। इन सब चीजों ने ये दिखाया कि कैसे एक प्रश्न छोटी छोटी चीजों को बदल देता है, आवाज, उपनाम और लोगों की आदतें। बीरबल का अंत गेम,
शिक्षा का मंदिर। एक दिन बीरबल ने घोषणा की, हम इस अंडे से शिक्षा का एक पाठशाला खोलेंगे, जहां बच्चे सवाल पूछें और जवाबों के साथ साथ वे प्रयोग भी कर सकें। अकबर ने इस प्रस्ताव को खूब सराहा और राजकीय कोष से एक छोटा सा अध्ययन केंद्र खोलने की आज्ञा दी। वहां नए प्रयोग किए गए, पर सबसे जरूरी था कि वहां व्यवहारिक ज्ञान और लोक कहानियों दोनों को रखा जाए। बीरबल ने कहा, हम बच्चों को सिखाएंगे कि प्रश्न पवित्र हैं और जवाब उनकी पटरियों को चमकाते हैं। आखिरी मोड़, एक संदेश की कड़ियां जुड़ती हैं। कहानी के इस भाग में धीरे धीरे कुछ कड़ियां जुड़ने लगीं। उस रहस्यमयी पैकेट की मुहर का पता चला। वह एक पुरानी राजकुमारी के वंश का निशान था, जो सदियों पहले ऐसी चीजों को इकट्ठा करती थी। उसकी डायरी खोली गई। उसमें उसने लिखा था कि कुछ प्रश्न समय के साथ सुरक्षित रहते हैं, उन्हें एक दिन एक समाज की जरूरत पड़ सकती है। ये नोट देखकर अकबर ने कहा, हमारे पूर्वजों ने भी इस तरह के प्रश्नों को संजोकर रखा होगा और आज हम उन्हीं प्रश्नों को नया जीवन दे रहे हैं। अंडे की पहेली, खोया हुआ मानचित्र, प्राचीन टोपी और एक अनोखी उड़ान। बहुत बढ़िया। आप चाह रहे थे कि कहानी का दरबार में अंडे के चारों ओर जो बेचैनी और उत्सुकता पैदा हुई थी, वो बढ़ती ही जा रही थी। अंडे की सतह पर जो छोटी छोटी आकृतियां थीं, पेड़, पक्षी, कुछ संकेत लिपियां, उन पर अब सभी की नजरें टिक गई थीं। अकबर ने महल के एक सुरक्षित कक्ष में उस रहस्यमयी अंडे को रखा और कहा, इसे खुले दिल से समझिए, पर कोई भी हड़बड़ी में इसे मत खोलना। बीरबल ने सिर हिलाकर माना, पर बीच बीच में उनकी आंखों में वही चंचल चमक बनी रही, जैसे वे कोई नई चाल जता रहे हों। एक डायरी का पूरा पाठ। जिस राजकुमारी की निशानी पैकेट पर मिली थी, उसकी डायरी का एक पन्ना अब पूरी तरह से पढ़ा गया। डायरी में लिखा था, कुछ चीजें समय के साथ सुरक्षित की जाती हैं, सवाल, यादें और उन जवाबों की धुआं भी। यदि कभी मेरा वंश ये तिजोरी खोले तो वो समझे कि हर प्रश्न में सिर्फ जिज्ञासा नहीं, बल्कि समाज की एक झलक छिपी रहती है। ये अंडा केवल बूंद नहीं है, ये राह दिखाने वाला दिया है। डायरी में आगे एक नक्शा की झलक थी, पर नक्शे का बड़ा हिस्सा आटे जैसे भूला हुआ था। पर एक कोना साफ दिखता था। उस कोने में एक पंक्ति लिखी थी, जहां चार हवाएं मिलें वहां ऊर्जा का कुंड होगा। बीरबल ने आंखें चमकाईं। ये संकेत किसी स्थान की ओर इशारा कर रहा था। शायद वही स्थान कुछ और सुराग समेटे बैठा हो। अकबर ने कहा, यह सब बहुत रोमांचक है, क्या हम उस जगह पर जाएं? बीरबल ने मुरझाए हुए नक्शे पर नजर डालकर कहा, जहां पनाह, पर यह एक यात्रा नहीं, ये एक शोध है। हमें पहले छोटे सुराग जुटाने होंगे। खोया हुआ मानचित्र और एक बूढ़े नाविक की बातें। बीरबल ने आदेश दिए कि राजकीय पुस्तकालय के तहखाने में खोज हो। वहां से एक झुर्रीदार सी किताब मिली। उसका पन्ना पलटते ही एक अंश निकला, एक पुराना मानचित्र का टुकड़ा जो उसी नक्शे से मेल खाता था। मानचित्र पर एक नदी और उसके किनारे एक छोटा सा द्वीप दिखता था। द्वीप के पास एक चिन्ह था, जैसे पंखों वाला चिन्ह। नाम नहीं दिया था, पर पुस्तक के हेडर में लिखा था, जहां पंखों की पूजा होती थी। बीरबल तुरंत उस क्षेत्र के लिए नाविकों में से एक बूढ़े अनुभवी नाविक को बुलवाए। नाविक का नाम रहा कासिम। कासिम ने अपने समय की कई नौकायान कहानियां सुनाई। एक बार मैंने सुनी थी, समुद्र के बहुत दूर एक छोटा सा द्वीप था, जहां लोगों ने पक्षियों का मंदिर बनाया था। वे कहते हैं कि वहां लोग उन पक्षियों के अंडों को संरक्षित करते थे, क्योंकि वे मानते थे कि वे समय से जुड़े हैं। कासिम की आवाज में जो सच्चाई थी, उसने दरबार में फिर से हलचल पैदा कर दी। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, हम कल निकलते हैं। पर बीरबल ने हाथ ऊपर उठाकर कहा, जहां पनाह, मैं सुझाव दूंगा कि पहले हम कुछ स्थानीय गवाह और तंत्रविदों से सलाह लें और साथ ही उस अंडे की संरचना का और सावधानी से परीक्षण कराएं। अकबर ने उसी शाम डॉक्टर फायदे इल्म और कुछ राजकीय विद्वानों को भेजने की इजाजत दे दी, पर बीरबल और कुछ चुनिंदा दरबारी भी साथ चलने को तैयार हो गए, क्योंकि वो यात्रा केवल विज्ञान नहीं, बल्कि वृत्ति, लोक कथा और व्यवहार की भी जांच करनी थी। 3. नौकायान और द्वीप की खोज। अगले दिन का सवेरा साफ और तेज था। नाव पर बैठे लोग, अकबर के भेजे हुए प्रतिनिधि, डॉक्टर फायदे इल्म, बीरबल, गोमती और भोलाराम सब उत्साह में थे। कासिम के हाथों का अनुभव नाव को जैसे किसी पुरानी पुस्तक की पंक्ति पढ़वा रहा था। समुद्र की लहरों पर सूरज की खनक और दूर दिखते चिड़ियों के झुंडों ने मजा दोगुना कर दिया। घंटों की नौकायन के बाद मानचित्र के अनुसार जैसे ही वे नदी मुहाने से शातिर से मुड़कर गए, एक छोटा सा गोल द्वीप दिखा।
द्वीप पर कुछ खंडहर थे, पर बीच में एक पुराना सा मचान और चारों ओर पत्थरों पर कुछ चिन्ह बने थे, वही पंखों जैसा चिन्ह। वहां पहुंचते ही गोमती ने कुछ चींटियों सी तरह की सुनी हुई धुन सी उठाई। लगता था कि ये स्थान पुराना और पवित्र था। फायदे इल्म ने मिट्टी और पत्थरों के नमूने लिए, पर सबसे खास बात थी एक छोटा सा गड्ढा जिस पर किसी ने सावधानी से एक पत्थर रखा था। पत्थर को हटाते ही भीतर एक सूक्ष्म धातु की पेटी निकली और उस पेटी में एक और छोटा सा कागज था, जैसे किसी ने इसे महीनों पहले छिपाया हो। कागज पर लिपि प्राचीन थी, पर बीरबल ने उससे मेल खाते कुछ चिन्ह डायरी पर देखे और वो तुरंत समझ गया कि ये पुरखों की ही लिखी हुई भाषा है। 4. लिपि का विश्लेषण और गोमती का हुनर। बीच में गोमती ने उस कागज की एक रेखा पढ़ने की कोशिश की। उसके दादाजी ने उसे बचपन में ऐसी ही कहानियां सुनाकर कुछ पुरानी बोलियां सिखाई थीं। गोमती ने हिचक के बाद पढ़ा, जहां साख होती है वहां त्रिवेणी मिलती है, अंडा उसी में छिपा की प्रश्नों का दर्पण दिखे। ये वाक्य और चिन्ह मिलकर एक रहस्य की दिशा दे रहे थे, पर उसके बाद लिखी रेखा सूखी हुई थी। कहीं कहीं अक्षर गायब थे, जैसे किसी ने उन्हें योजनाबद्ध तरीके से मिटाया हो। बीरबल ने गोमती की प्रशंसा की। तुम्हारी मासूम आंखों में इतिहास का पुख्ता ज्ञान है। गोमती शर्म से मुस्कुराई, पर असल काम अभी हल नहीं हुआ था। कागज में एक और संकेत था। अंडा समय में बंधा हुआ है, उसे खोलना कानून का उल्लंघन है। पर यदि आप सच्चाई की खोज करते हैं तो पहले इसे समझो, इसे सिर्फ तोड़ना बुद्धिमत्ता नहीं। बीरबल ने ठंडी आवाज में कहा, यह न्यायदंड है। किसी ने इसे सुरक्षा के साथ रखा था, पर साथ ही संदेश था कि इसे समझकर ही खोलना चाहिए। 5. महल में लौटना और एक और रहस्य। महल लौटने के बाद अंडे और मन में उठ रहे प्रश्नों के बीच भीड़ बढ़ती जा रही थी। डॉक्टर फायदे इल्म ने स्वाभाविक वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया। इस अंडे की गोता कुछ विशिष्ट खनिजों से बनी है। इसकी सतह पर जिन चित्रों की बात है वे किसी विशेष प्रतीकमाला के हिस्से हैं। पर बीरबल के मन में एक और मसला था। कोई जानबूझकर इतना सुरक्षा क्यों रखता? क्या अंडा केवल ऐतिहासिक वस्तु था या उसमें किसी संदेश या रिकॉर्ड का संचय था? तभी एक संदेश आया। महल का पुराना संग्रहपाल, जो अक्सर अलग अलग पुरानी चीजें संभाल लेता था, ने बताया कि कुछ साल पहले उसे एक छोटा सा पुराना पिशाचिया टोपी मिला था। टोपी पर भी वही पंख जैसा चिन्ह बना था। टोपी को पहनने पर कुछ लोगों ने अजीब सा अनुभव बताया था, जैसे वे अचानक यादों की परतों में झांकते दिखे। बीरबल ने फुर्ती से कहा, टोपी और अंडे के बीच संबंध हो सकता है, हमें टोपी लाकर मिलानी चाहिए। टोपी लाई गई और उसकी बनावट पर खून की तरह गहरे रंग की धुलाई थी, पर उस पर भी वही सूक्ष्म चित्र उभरे हुए थे। बीरबल ने स्वयं टोपी पहनने का नाटक किया, पर तुरंत ही उन्होंने नकली नाटक करते हुए अद्भुत आवाज में बोलना शुरू कर दिया। मैं वो था जिसने सवाल रखा था। दरबार में हर कोई हंस पड़ा, पर बीरबल ने अचानक गंभीर होकर कहा, ठीक है, ये टोपी किसी के लिए पहचान थी। शायद वो पहचान बनी कि जिसने अंडों संरक्षण की जिम्मेदारी ली, पर यह चेतावनी भी देती है कि प्रश्नों को सिर्फ विज्ञान में तो मत बांधो, जनता की भावना और स्मृति को भी महत्व देना। डॉक्टर फायदे इल्म ने टोपी की सूक्ष्म जांच की और पाया कि टोपी के किनारे में एक बहुत ही सूक्ष्म धातु ध्वनिनुमा तंतु जड़ी हुई थी। उसे स्पर्श करने पर एक कम से कम कंपन महसूस हुआ, जैसे कि वो किसी आंतरिक यंत्र का हिस्सा हो। ये केवल सजावट नहीं, डॉक्टर ने कहा, कुछ तकनीक है, शायद किसी ध्वनि रिकॉर्डिंग की। क्या कोई पुराने यंत्रों का ज्ञान यहाँ था? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहां पना पुरखों ने विज्ञान नहीं पर प्रैक्टिकल मानवता दोनों को एक साथ रखा होगा। हमें और खोलकर देखना होगा, पर सम्मान के साथ। चुप्पियों के गवाह। संग्रहालय की रात। महल के संग्रहालय में रात का माहौल अलग होता है। जब सारे दरबारी थक कर सोते, बीरबल और कुछ चुने हुए विद्वान अंधेरे में इकट्ठा हुए। उन्होंने अंडे और टोपी की नज़दीकी तुलना की। टोपी के भीतर जड़े तंतु और अंडे की आकृतियों पर उभरे छोटे संकेत मिलते जुलते निकले। बीरबल ने प्रस्ताव रखा कि दोनों को साथ रखकर सुनने का प्रयास किया जाए, पर किस तरह? एक नौकर ने बतौर मजाक कहा कि उन्हीं तंतुओं को ढीला कर दिया जाए और यदि अंडा कुछ बोले तो वो वही आवाज होगी। पर बीरबल ने हंसी रोकते हुए कहा, हम मजाक नहीं कर रहे, परंतु यदि ये कोई ध्वनि संयंत्र है तो हमें सही तरह से समझकर ही प्रयोग करना होगा। उन्होंने एक पुरानी किताब खोली जिसमें ध्वनि रिकॉर्डिंग की विधियां लिखी थीं। सादगी और हाथों की सूझबूझ से उन्होंने एक छोटा सा यंत्र बनाया जो ध्वनि को बढ़ाकर सुना सके। न तो ज्यादा तापमान, न बहुत कठोरता,
बस हल्का कंपन और संवेदनशीलता। जब यंत्र काम करने के लिए तैयार हुआ, बीरबल ने टोपी के पास रखवाया और धीरे धीरे कंपन बढ़ाया। फिर अचानक एक बेहद कम आवाज में अंडी और टोपी की कड़ी कड़ी ध्वनि ने कुछ हरफों का संगीत जैसा फूंक निकाला, और सबने महसूस किया कि वहां किसी की पुरानी आवाज, महिला सी, धीरज भरी, कह रही थी, सूरज से पहले सवाल उठे थे, आंधियों से पहले आवाज आई थी, इन्हें जोड़ना सीखो। आवाज अस्पष्ट थी पर मतलब साफ था। ये किसी ने सचमुच आवाजों को रिकॉर्ड किया था। दार्शनिक बहस, क्या आवाज सच्ची है? दरबार में ये खबर फैलते ही चारों तरफ बहस छिड़ गई। कुछ ने कहा कि ये किसी यंत्र की धूल धूल की आवाज है, और कुछ ने कहा कि ये संदेश प्राचीन और सशक्त है। बीरबल ने शांति से कहा, ये आवाज हमें केवल इतना बता रही है कि प्रश्नों को लिखना, रिकॉर्ड करना और संरक्षित करना ये कोई नई आदत नहीं, पर आवाज से अधिक महत्वपूर्ण है वो जो हमने महसूस किया कि हमारा समाज सवालों के प्रति कितना संवेदनशील है। अकबर ने कहा, हम इसे सार्वजनिक रूप से सुनाएं, पर पहले सही व्याख्या कीजिए। बीरबल ने झट से प्रस्ताव रखा, हम एक सार्वजनिक सभा करें जहां हर वर्ग के प्रतिनिधि आए, गांव, किसान, विद्वान, व्यापारी, और हम सुनेंगे कि इस आवाज का हमारे समाज पर क्या अर्थ पड़ता है। 9 सार्वजनिक सभा, लोगों की विजय। सभा में आम लोगों ने कहा कि ये आवाज किसी ने इसलिए छोड़ी होगी ताकि भविष्य की पीढ़ियां ये जाने कि प्रश्न वही हैं जो समाज की दिशा तय करते हैं। एक किसान ने कहा, हमारे यहाँ पर भी कहानियां थीं कि पुरखों ने महत्वपूर्ण बातें रिकॉर्ड कर रखी थीं ताकि बच्चे समझें कि वे क्यों खेती कर रहे हैं। एक युवक ने कहा, ये आवाज़ हमें ये सिखाती है कि प्रश्नों को चाहे जो उत्तर मिले, हम उनका सम्मान करें। सभा बहुत भावुक थी और बीरबल ने नज़रें झुकाकर सुना, फिर बोले, यहाँ असली विजय नहीं है, असली विजय तो उस दिन आएगी जब हम इन सवालों पर कार्य करेंगे, किताबें पढ़ें और साथ में अपने अनुभव साझा करें। 10. निर्णायक मोड़, बड़े प्रयोग की तैयारी। बीरबल ने तय किया कि अब समय आ गया है एक बड़े सार्वजनिक प्रयोग का, वो प्रयोग जिसे वे पहले से थोड़ा सा संकेत दे चुके थे, अंडे का दर्पण। इस बार दर्पण सिर्फ अलंकरण नहीं होगा, बल्कि वो एक सामाजिक प्रयोग होगा जहां हर व्यक्ति अपने अपने समुदाय के साथ आएगा और बताएगा कि वे किस प्रकार उस सवाल, पहले मुर्गी आई या अंडा, को समझते हैं। बीरबल का मकसद था कि ये सिर्फ एक तार्किक प्रश्न ना रहे, बल्कि लोगों के व्यक्तिगत अनुभव, लोक कथाएं, विज्ञान और कला का संगम बने। अकबर ने राजकीय कोष से एक बड़ा मंच बनवाया। चारों ओर गांवों के प्रतिनिधि बुलाए गए, शायर, किसान, भट्ठी माली और शिक्षकों तक को आमंत्रित किया गया। डॉक्टर फायदे इल्म ने वैज्ञानिकों के साथ एक छोटा सा प्रदर्शनी खड़ी की, जहां उन्होंने बताया कि कैसे पक्षियों के पूर्वज और जीन संरचना के माध्यम से जीवन का विकास हुआ। पर वो ज्ञान केवल विज्ञान तक सीमित नहीं रहा। वहां कलाकारों ने भी अपनी अपनी काव्य रचनाएं और कथाएं पढ़ीं, और साथ ही बच्चों ने गोमती के साथ नाटिका की प्रस्तुति दी, जिसमें मुर्गी और अंडा दोनों की भावनाएं दिखाई गईं। 11. समाधान का सार, संवाद का महत्व। सभा के समापन पर बीरबल ने मंच पर उठकर कहा, जहां पनाह और भाइयों बहनों, हमने आज देखा कि सवाल अकेला नहीं रहता, वो लोगों के दिल में घर करता है। कुछ लोग कहते हैं कि अंडा पहले आया, कुछ कहते हैं कि मुर्गी पहले आई, पर मुद्दा ये नहीं कि किसका पहले होना निश्चित है। मुद्दा ये है कि कैसे हम इस प्रश्न को मिलकर सुनें और आगे बढ़ें। यदि कोई वैज्ञानिक तथ्य कहता है कि किसी पुरातात्विक रूप में पहले अंडे जैसे तत्व थे, तो उसका आदर करें, पर अगर किसी की दास्ता बताती है कि मुर्गी पहले आई, उसका भी आदर करें। इतिहास, विज्ञान और लोक कथा तीनों से हमें संवेदनशील बनना है। अकबर ने ताली बजाई। लोगों की आंखों में प्रशंसा और समझ दोनों थीं। गोमती के दादाजी ने बीरबल का हाथ पकड़कर कहा, बीरबल बेटा बेटी, तूने फिर एक बड़ा काम कर दिखाया, लोगों को सोचने की जगह दी। बीरबल ने चुटकी लेते हुए कहा, दादाजी इतना ही नहीं, हमने सबको दिखा दिया कि प्रश्न की गरिमा क्या होती है। एक छोटी सी खुली निहायत और भविष्य की राह। भाग 3 यहीं समाप्त नहीं होता, पर इस भाग में हमने देखा कि कैसे अंडा और टोपी की खोज ने दरबार और समाज में संवाद की नई परतें खोल दी। अंडा अभी भी महल में सुरक्षित है, खोलने का निर्णय अभी अभियान के बाद लिया जाएगा, पर उस निर्णय से पहले समाज ने ये सब सीखा कि प्रश्नों को बांटना, सुनना और उनका आदर करना ही जरूरी है। बीरबल ने आखिर में मुस्कुराकर कहा, हमने तो सवाल कर दिए, अब जवाबों का मौसम भी आएगा, पर वो मौसम भी हमारी समझ से निकलेगा और हंसी से।